हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा था और थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बताया था। क्लास 9th और 10th में आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक लिया था, तो वहीं से ही आपको स्टार्टिंग दिया था मैंने। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रायल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बोथ इंक्लूसिव। और हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? किसी इवेंट के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस मिलाकर किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। तो काफ़ी कुछ बेसिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस बेसिक्स को अच्छे से एक बारी दोबारा देखा होगा। ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से देख लिया, पीएनसी आपका ठीक है, सेट सेप्टर आपका ठीक है, तो आपको आगे के लेक्चर्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कुछ बच्चों को एलिमेंट्री इवेंट्स और इवेंट्स के बीच में हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं एक बारी बता देता हूं। जैसे हमने डाइस को रोल करा, डाइस को रोल करने पर सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा ये आप लोगों को पता है। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इवेंट्स क्या होती हैं? जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो सब के सब सैंपल स्पेस की सबसेट्स होती हैं। आएंगी तो इसी में से ही ना। ठीक है ना। तो कितनी इवेंट्स होती हैं? जितने सबसेट्स होते हैं। और सबसेट्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 7th सेट्स में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स 2 टू द पावर n। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो गई इसमें? जितने इसके सबसेट्स हैं 2 टू द पावर 6, 64 इवेंट्स हो गई। इतना क्लियर है? तो ये तो हो गई इवेंट। जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग ए नंबर लेस देन 2। अब गेटिंग ए नंबर लेस देन 2 में क्या आएगा बच्चों? 1। ठीक है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 या लेस देन 3, समझ लो लेस देन 3, ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? वो हमारे लिए फेवरेबल नंबर्स हो गए 2, और टोटल पॉसिबिलिटीज ये हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को हम आरपी भी लिखते हैं शॉर्ट में। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीई बोलते हैं उसे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या आ गई? 1/3। इतना क्लियर है? इस डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। जैसे मान लो आपको चाहिए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर नंबर कौन से हैं? 5 और 6, ये इवेंट बन गई। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों? 2/6, 1/3। ठीक है ना। अब ये तो चलो, मैं इवेंट्स बहुत सारी बन सकती हैं, मैंने आपको बताया। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स और सिंपल इवेंट्स एक ही बात होती है। ठीक है, जिन इवेंट्स में एक सैंपल पॉइंट हो, जैसे गेटिंग ए नंबर 1 ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए नंबर 2 ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए नंबर 3 ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए नंबर 4 ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए नंबर 5 ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग ए नंबर 6 ये एक एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी बन गई? जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं, जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं उतनी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूं कि 1 के आने के चांस क्या होंगे, तो एक नंबर फेवरेबल है, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/6 होगी। और 1/6 को बच्चों 6 बारी जोड़ोगे, 1/6 को 6 बारी जोड़ोगे तो बच्चों क्या आएगा? 1। तो इसलिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। और एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी होती हैं? जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं ना?
कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ टर्म्स पढ़ा देता हूं मैं बच्चों आपको। मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट बताया था मैंने आपको क्या होता है, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट बताया था बच्चों क्या होता है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा आप लोगों के सामने और समझाऊंगा भी। नेक्स्ट टर्म आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। थ्योरी चल रही है बच्चों, जैसे एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में बताया मैंने, इवेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं बच्चों एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो कुछ मैंने आपको याद कराया था कि जैसे डाइस को एक बार ही रोल करा तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 होंगे। पेयर ऑफ डाइस को रोल करा तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 36 होंगे। कॉइन को वन टाइम टॉस करा तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 2 होंगे। कॉइन को 2 बार टॉस करा तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। कॉइन को 3 टाइम टॉस करा तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बच्चों, 2 टू द पावर 3। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर कॉइन को हमने n टाइम्स टॉस करा है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बच्चों, 2 टू द पावर n। और डाइस को n टाइम्स रोल करने पर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 टू द पावर n। अब आ जाते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन पे। बॉल्स वाले क्वेश्चन तो हम आगे देखेंगे। कार्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं, मान लो पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करा, एक कार्ड, ठीक है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके हिसाब से आपका सैंपल स्पेस डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो जब आपने एक कार्ड ड्रॉ करा, ये एक्सपेरिमेंट है, तो सैंपल स्पेस में कितने केसेस आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल आउटकम्स है क्या, 52 में से कोई से भी पत्ता आ सकता है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में 52C1 एलिमेंट्स होंगे। अगर 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो 52C2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कल के लेक्चर के बाद कॉम्बिनेशन देख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि पीएनसी मैंने बहुत अच्छे से कराया था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके से जब आप एक से ज़्यादा कार्ड्स ड्रॉ करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं कैसे पता लगेगा बच्चों, कॉम्बिनेशन से। क्लियर हो गया इतनी बात। और फेवरेबल का मतलब तो आपको पता है ना, जैसे किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऐसे अगर मान लो मैंने एक कार्ड ड्रॉ करा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बच्चों 52 है, उसमें से फेवरेबल मान लो कह रहे हैं कि हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का तो एक ही होगा ना, तो एक कार्ड फेवरेबल है, इसलिए प्रोबेबिलिटी उस कार्ड के आने के चांस क्या हो गई, उस इवेंट के आने के चांस क्या हो गए बच्चों, 1/52। मान लो आपका फेवरेबल कार्ड है, मान लो फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स आपके फेवरेबल हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके फेस कार्ड्स फेवरेबल हैं तो फेवरेबल गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है ना, ये आपकी इवेंट हो गई। अब इस इवेंट के इसके होने के चांस क्या होंगे, क्लियर है। अब ये तो आपको पता है कि आपने 52 में से एक कार्ड ड्रॉ करा है तो सैंपल स्पेस में तो 52 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें से फेस कार्ड्स के आने के चांस क्या होंगे। फेस कार्ड्स होते कितने हैं, हर सूट में 3 होते हैं, 4 सूट हो गए, ठीक है ना। तो 12 फेस कार्ड्स हो गए, तो फेस कार्ड 12 फेवरेबल केसेस हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो 12/52 सॉल्व करके कितना आया, 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52, इसलिए तो फेस कार्ड के आने के चांसेस बच्चे हो गए 3/13। तो फेस कार्ड के नहीं आने के चांस क्या होंगे, कल मैंने बताया था कि किसी इवेंट के नेगेशन, नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, किसी इवेंट के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस मिलाकर बच्चों 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर दो, तो इसलिए नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, 10/13। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया, इतना सब कुछ तो क्लियर है सभी बच्चों को। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर है, पी प्लस पी बार 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव, 0 कब होती है, 1 कब होती है, ठीक है ना। इवेंट का मतलब पता लग गया, एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब पता लग गया, कंपाउंड इवेंट का मतलब कल बता दिया था मैंने। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होती हैं, जितने सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला पता है। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता है कि 2 टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक और, ठीक है, रेड। तो रेड में 2 सूट्स कौन से होते हैं, एक तो पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते होते हैं, और डायमंड मतलब ईट होती है। और ब्लैक में कौन कौन से हुक्म होता है और चिड़ी होती है। क्लियर है, तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअली तो आपस में, म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, और एक्सक्लूसिव मतलब डिस्टिंक्ट इवेंट्स। डिस्टिंक्ट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स, पूरी हिंदी में कॉपी कर लेना, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक्सक्लूसिव तभी मानी जाती हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्लियर है, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है देन इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव। क्लियर, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा का मतलब क्या है कि जैसे ए ये हो गई, ए और बी में कॉमन है, ठीक है ना, और हो सकता है कि इस तरीके से कुछ कॉमन हो, ए और सी में भी कुछ कॉमन है, ठीक है ना, ए और सी में भी कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है, ए और बी में भी कुछ कॉमन है, बट तीनों में कुछ कॉमन नहीं हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे आपने डाइस को रोल करा, इवेंट्स बनाता हूं मैं, ए एक इवेंट है गेटिंग अ नंबर 1 2, बी एक इवेंट है 2 3, और सी एक इवेंट है 1 3। ए और बी में कुछ कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। बी और सी में भी बच्चों कुछ कॉमन है, तो ये भी एम्प्टी नहीं है। ए और सी में भी कुछ कॉमन है, ये भी एम्प्टी नहीं है। मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन होता है वो नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। सो ए एंड बी आर नॉन एक्सक्लूसिव। ए और बी क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव। बी और सी क्या है, बी और सी क्या है बच्चों, नॉन एक्सक्लूसिव। ए और सी क्या, नॉन एक्सक्लूसिव। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ए बी एंड सी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे यहां पर दो इवेंट के केस में एग्जांपल बना सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं। जैसे एक इवेंट लिया मैंने, डाइस को रोल करा, वो तो एक्सपेरिमेंट है, गेटिंग अ नंबर 1 2 3, और बी इवेंट ले लिया गेटिंग अ नंबर 4 5 6, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो इवेंट्स क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, 2 मिनट रुकिए, एक बार आप देख लीजिए जो मैंने बताया क्लियर है या नहीं। तो बच्चों थ्योरी बुक की तो ये है, 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो इवेंट्स जो होंगी वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से तो एसोसिएटेड होंगी। जैसे मेरे केस में एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग या थ्रोइंग अ डाइस। 2 or more events associated with a random experiment are said to be mutually exclusive, events if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others। जैसे जब दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकती हो, क्लियर है। प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर का मतलब कि अगर मैं कहूं कि भाई डाइस को रोल करने पर इवन नंबर भी आए और ऑड नंबर भी आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, तो इसलिए वो दोनों इवेंट्स क्या होंगी, एक्सक्लूसिव होंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर, और क्या बोला इन्होंने, दैट इज if no two or more of them can occur simultaneously in the same trial। क्लियर है? साइमल्टेनियस अगर नहीं हो सकती तो इवेंट्स क्या होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना क्लियर हो गया? चाहो तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन प्रॉपर लिखवा भी देता हूं, लिखिए सब बच्चे।
बच्चों मुझे आइस की वजह से थोड़ा रीडिंग में मैं स्लो रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक्सप्लेन तो कर ही दिया मैंने। टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड with a random experiment are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others. That is, if no two or more of them can occur simultaneously in the same trial. सिंपल भाषा में यह है कि अगर किसी भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो इवेंट्स क्या होंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, जैसे आपने डाइस को रोल करा, डाइस को रोल करने पर कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स बनेंगी? 6 एलिमेंट्री इवेंट बनेगी, गेटिंग ए नंबर 1, गेटिंग ए नंबर 2, गेटिंग ए नंबर 3। तो जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वो सबकी सब क्या होती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। तो क्लियरली एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज एलिमेंट्री इवेंट्स आर आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, when it is performed and at a time only one outcome is possible। बिल्कुल सही है कि दो बातें हो ही नहीं सकती ना। डाइस को रोल करेंगे तो ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा, बट एक टाइम में तो एक आएगा ना। तो अगर मैं कहूं कि डाइस को रोल करने पर 1 भी आए और 2 भी आए, मतलब ऐसा नंबर थोड़ी ना हो सकता है कि जो 1 भी और 2 भी और एक साथ। क्लियर है ना? क्लियर है? तो जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वो सबके सब क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, वो अलग बात है कि डाइस को रोल करने पर उसके चांस क्या होंगे? ईदर 1 और 2। तो 1 भी आपके लिए फेवरेबल है, 2 भी आपके लिए फेवरेबल है, तब तो हो जाएगा बच्चों 2/6। बट 1 और 2 का मतलब 1 भी और 2 भी है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इन्होंने ना कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखे हैं, मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, ठीक है, जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट वही है कि डाइस को रोल करा, 3 इवेंट्स बनाई हैं, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर और गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। चलो लिखता हूं, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6। मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं जिससे दिक्कत रह जाए, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा? 3 और 6। तो बताओ ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं, तो ए और बी तो एक्सक्लूसिव हो गई। बी और सी में कुछ कॉमन है? नॉन एक्सक्लूसिव। ए और सी में कुछ कॉमन है? नॉन एक्सक्लूसिव। और ए बी सी तीनों में एक साथ देखें तो कुछ कॉमन है? नहीं, ए बी सी तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए बी एंड सी तीनों को एक साथ बोलूं तो एक्सक्लूसिव, और ए और बी को एक बोलूं तो वो भी एक्सक्लूसिव। चलो पढ़ते हैं। A and B are mutually exclusive events, but A and C as well as B and C are not mutually exclusive. However, A, B and C taken all the 3
टुगेदर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है? क्योंकि ए बी सी तीनों में एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, एक्सक्लूसिव। बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, एक्सक्लूसिव। तो ये और ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ये दो इवेंट्स और ये तीन इवेंट्स क्या होंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने फिर और एग्जांपल दिया, वो भी देख लेते हैं। एक इस बार ये एक्सपेरिमेंट क्या लिया? थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को रोल करा बच्चों। तो जब पेयर ऑफ डाइस को रोल करा तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है? आप लोगों को पता है। इसमें दो इवेंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, गेटिंग 8 एज द सम, और बी इवेंट क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो बताइए 8 सम वाले केसेस कौन कौन से होंगे? पहले डाइस पे 2, दूसरे पे 6, फिर 3 5, एक को बढ़ाओ, पहले वाले को बढ़ाओ, फिर दूसरे को बढ़ाओ, 4 4, 5 3, 6 2, 7 1 हो नहीं सकता। और पहले डाइस पे इवन नंबर लेकर 2 1 से लेकर 2 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक। दोनों में कॉमन कौन सा होगा? पहले डाइस पे इवन, तो ये 2 6 भी ठीक है, 4 4 भी ठीक है, और 6 2 भी, ये दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है, तो इवेंट्स क्या हो गई? नॉन एक्सक्लूसिव। इस बारी फिर एक और एक्सपेरिमेंट लिया, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करा और दो इवेंट्स बनाई। नहीं नहीं नहीं, एक कार्ड ड्रॉ नहीं करा, एक बारी पढ़ लेते हैं। दो कार्ड्स ड्रॉ करें, दो कार्ड्स ड्रॉ करें, तो दो कार्ड्स ड्रॉ करें तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? बताइए सब बच्चे। 52 C2, पॉसिबल आउटकम्स तो ये हैं। तो दो इवेंट्स क्या हैं? गेटिंग बोथ रेड कार्ड्स, और बी इवेंट क्या है? गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड्स। तो इसमें दो रेड वाले होंगे और इसमें दो ब्लैक वाले होंगे, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना केसेस। ठीक है ना? और आप खुद सोचो, ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म हो सकती हैं क्या? मतलब पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से दो कार्ड्स ड्रॉ करें, क्या चांसेस हैं? क्या चांसेस हैं बच्चों? देखो, एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि क्या चांस है कि जो हमने दो कार्ड्स ड्रॉ करें वो दोनों रेड हों और साथ के साथ ब्लैक हों? ऐसा हो सकता है क्या? दोनों रेड होंगे तो दोनों ब्लैक कैसे हो जाएंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो इवेंट्स आर सॉरी एक्सक्लूसिव ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है? और साथ में जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव नहीं होती तो ऑब्वियसली उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव वहीं पर ही कवर कर दिया बच्चों मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन सी होती हैं? थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर सेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हमसे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एग्जॉस्टिव तभी होंगी, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एग्जॉस्टिव तभी होंगी जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। जब उनका यूनियन किसके बराबर हो? सैंपल स्पेस के। मैं आपको बच्चों एग्जांपल देता हूं, जैसे दो इवेंट्स ली मैंने, गेटिंग अ नंबर 1 4 5, वही एक्सपेरिमेंट वही है, डाइस को रोल करा, और दूसरी इवेंट ली, दो से ज्यादा ले लेता हूं, गेटिंग अ नंबर 2 4, और सी इवेंट 3 6। ठीक है ना? अब ए और बी को यूनियन करो। ए और बी को यूनियन करने पे क्या आ रहा है बच्चों? 1 2 4 5। क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर है? नहीं, तो ए और बी एग्जॉस्टिव नहीं है।
बी और सी को यूनियन करो, क्या आ रहा है? यूनियन तो पता है ना सब बच्चों को, 2 3 4 6, 2 3 4 6 नॉट इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। ए और सी को यूनियन करो, 1 3 4 5 एंड 6 नॉट इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, तो ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। ए बी सी को यूनियन करोगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। सो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी दो इवेंट्स भी हो सकती हैं बच्चों, ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स में कुछ कॉमन हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनियन करके क्या आना चाहिए? अगर सैंपल स्पेस आ जाए तो वो इवेंट्स क्या होती हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इतना नोट कर लो बच्चों। मैं लिखवा देता हूं आपको, ये नोट तो कर लिया होगा आपने। लिखे 2 और मोर इवेंट्स two or more events associated with a random experiment are exhaustive if if their union is the sample space. That is a1 a2 dot 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 an, ये सपोज इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट with sample space S are exhaustive। कब मानी जाएंगी एग्जॉस्टिव? इफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इतना क्लियर हो गया? अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो इवेंट्स क्या होंगी? एग्जॉस्टिव। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स रीड कर रहा हूं आगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो बोल रहा हूं। Thus, a set of events associated with a random experiment is an exhaustive event या exhaustive set of events if one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed. Clear? मतलब मैं तो यही कह रहा हूं कि ये समझ लो कि बस इनका यूनियन क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। ऐसे समझ लो। आगे देख लेता हूं, इतना तो क्लियर हो ही गया। इन्होंने यहां पर भी बोला है दैट ऑल एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्यों? क्योंकि जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, देखो एलिमेंट्री इवेंट्स के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, ठीक है। बट एग्जॉस्टिव क्यों होती हैं ये समझ लें। मान लो मैंने डाइस को रोल करा, तो डाइस को रोल करने पर ये 6 एलिमेंट्री इवेंट्स बनेंगी, आप लोगों को पता ही है।
इनका यूनियन कर दो आप, यूनियन करके क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं वो सबके सब क्या होती हैं, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6। ऑड नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5। दोनों को यूनियन कर दो, क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो वो भी क्या है, इवन और ऑड दोनों इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बस बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन सी होती हैं, तो क्लियर है बुक का, और आगे पढ़ने की नीड नहीं है मुझे नहीं लगता। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है टर्म बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। इस पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और एग्जांपल भी है इस पे बेस्ड। देखो, एक तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक्सक्लूसिव तब होती हैं और एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए। मतलब इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कब होती हैं, कब मानी जाती हैं, जब उन इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे मान लो तीन इवेंट्स एक्सक्लूसिव कब होती है, जब उन तीनों में कुछ कॉमन नहीं हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, दो में हो चलेगा बट तीनों में कॉमन नहीं हो। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मान लो तीन इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तीन इवेंट्स एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तब होंगी जब किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होगा। किसी भी दो में, जब किसी भी दो में नहीं होगा तो तीनों में कैसे कुछ कॉमन हो सकता है, जब किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होगा, प्लस तीनों को यूनियन करके क्या आएगा बच्चों, सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो इवेंट्स क्या मानी जाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे जैसे मैं ये कह सकता हूं गेटिंग नंबर 1 2, बी इवेंट गेटिंग नंबर 3, सी इवेंट गेटिंग नंबर 4 5 6। ए बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी सी में कुछ कॉमन नहीं है, ए सी में कुछ कॉमन नहीं है, और तीनों को यूनियन करके क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये तीनों इवेंट्स क्या होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो जब कभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती हैं तो कुछ सैंपल पॉइंट्स यहां कवर होते हैं 2/6, कुछ सैंपल पॉइंट यहां कवर होते हैं 1/6, कुछ यहां कवर होते हैं 3/6। तो जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के इक्वल। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ना क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखना किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी इवेंट्स क्या होंगी, एक्सक्लूसिव और प्लस यूनियन सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो ये बच्चों लिखो, इसमें यहां पूरा लिखवा भी देता हूं, पहले ये लिख लो बच्चों। पहले 1 मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब आप इतना लिख लो।
लिखवाऊं बच्चों? जैसे एग्जाम्पल और भी बन सकते हैं, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इनका यूनियन क्या आ रहा है? सैंपल स्पेस। तो चेक कर सकते हो इवन नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस इवेंट में, 2 4 6, और ऑड नंबर वाली इवेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 3 5। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, और ए और बी को यूनियन करके क्या आ रहा है? सैंपल स्पेस। सो इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। जब कभी ऐसा होता है तो सैंपल पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, तो 100% उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है? एक्सपेरिमेंट वही है, डाइस को रोल करा, तो इसलिए 3/6, और इसके लिए 3 फेवरेबल केसेस हैं, 3/6। चेक करो बच्चों, 1 आ रहा होगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब जैसे और बता देता हूं मैं, एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी होती हैं? 6 एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं। एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है, डाइस को रोल करा, ठीक है बच्चों। तो किसी भी दो में भी, किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं है, किसी भी दो में बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, और मतलब हम ये कह सकते हैं ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल आई कॉमा जे एक्सेप्ट आई नॉट इक्वल्स टू जे। आई और जे में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं गलत बोल गया एक बारी, सही बोला ना मैंने? किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आई और जे डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी इवेंट का खुद के साथ तो कॉमन होता है ना, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड आई और जे डिफरेंट होने चाहिए। मतलब किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पर नहीं है, यहां पर किसी भी दो में कुछ कॉमन, तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है। और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू E6 सैंपल स्पेस के बराबर है। सो ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना? तो इनमें किसी में भी कुछ कॉमन नहीं है और यूनियन सैंपल स्पेस है। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम देख लो बच्चों, 1 ही आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। वही एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में इन्होंने बोला है, सब कुछ वही। बस बच्चों ये तो मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ, एक टेबल आपको बताता हूँ बच्चों, एक टेबल बनवाता हूँ, आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने पेयर ऑफ डाइस को रोल करा, तो पेयर ऑफ डाइस को रोल करा तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं? पहले डाइस पे 2 लेकर 6 केस बन सकते हैं, पहले डाइस पे 3 लेकर भी 6 बन सकते हैं बच्चों। इसी तरह पहले डाइस पे 6 लेकर भी 6 बन सकते हैं, ठीक है ना? इस सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आते हैं, आप लोगों को पता है, 6 स्क्वायर 36। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि डबलेट क्या होता है, डबलेट का मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो डबलेट ये होता है, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट के आने के चांस क्या होंगे? डबलेट आपकी एक इवेंट हो गई, ठीक है। उस इवेंट में कौन कौन से फेवरेबल, उस इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस कौन से हैं? 1 1 भी उस इवेंट के लिए है, 2 2 भी है, 3 3 भी डबलेट है, 4 4 भी, 5 5 भी और 6 6 भी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई NE अपॉन NS, 6/36। तो अगर आपसे डबलेट के चांस पूछ रहे हैं
तो आंसर क्या होगा 1/6। तो नॉट गेटिंग डबलेट पूछते अगर आपसे तो 1 में से माइनस कर देते, क्योंकि किसी इवेंट के नहीं होने के चांसेस क्या होंगे 1 माइनस उसके होने के चांसेस। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको टेबल बनवा रहा हूं बच्चों, वो याद रखना है, सम के लिए टेबल है वो, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसकी है? सम की। सम क्या है? एक्सपेरिमेंट में आपको बता देता हूं। पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, पेयर ऑफ डाइस को रोल करा है, तो आप लोगों को पता ही है सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे 36। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कि पॉसिबल सम क्या है। मतलब जब हम डाइस को रोल करते हैं, पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है, सम क्या क्या आ सकता है? सम का मतलब दोनों डाइस पे जो वैल्यूज आ रही है उनका सम। तो मिनिमम से मिनिमम सम कितना आएगा? मिनिमम से मिनिमम सम 2 आएगा, और मैक्स से मैक्स दोनों डाइस पे 6 आ गए, तो मैक्स टू मैक्स सम 12 है। तो सम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, सम 10 भी हो सकता है, सम 11 भी हो सकता है, और सम 12 भी हो सकता है। सम 2 कब होगा? जब पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 1, तो 1 फेवरेबल केस है आपका, तो 1/36। सम 3 कब होगा? पहले पे 1 दूसरे पे 2, या पहले पे 2 दूसरे पे 1, तो ये 2/36। टेबल आपको याद करा दूंगा मैं। सम 4 कब होगा? पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 1, 3/36। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, इसी तरह ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6/36 आएगा, 6 के बाद रिड्यूस हो जाएगा 5, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने इवेंट्स बनाई हैं बच्चों, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो कोई और केस बनता ही नहीं है। इसके अलावा तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो जब कोई और केस बनता ही नहीं है, तो इनका यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस। और किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं है। बताओ, सम 2 आने वाले केसेस जो होंगे, क्या वो मैच करेंगे सम 3 आने वाले केसेस से? सम 2 आएगा या सम 3 आएगा, या सम 2 आएगा या सम 10 आएगा। क्लियर है ना? तो किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं है, किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं है, और सबका यूनियन सैंपल स्पेस है। इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी का सम चेक करना बच्चों 1 ही आएगा। क्लियर है? 1 ही आएगा। क्लियर है? ये टेबल याद रख लो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो अगर आपसे पूछ लें कि क्या चांसेस हैं कि सम जो है वो 7 या 7 से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? आपके लिए सम 8 वाले केस भी फेवरेबल होंगे, सम 7 वाले भी होंगे, सम 9 वाले भी होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ले लेना। सम 10 भी लोगे आप, सम 11 भी लोगे, सम 12 भी लोगे। सबको जोड़ दो 7 से, सबके न्यूमरेटर्स जोड़ दो। सम 7 वाले 6 केस होंगे, केसेस जोड़ दो या उनकी प्रोबेबिलिटी, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो 21 केसेस ऐसे हैं जिनमें सम 7 या 7 से ज्यादा है, तो वो सारे फेवरेबल हो गए। ठीक है, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। और 3 7 जा 3 12 जा, तो 7/12 आ गई प्रोबेबिलिटी। तो ये टेबल काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आप लोगों के लिए पिछले के मुकाबले थोड़ा अच्छा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने वो बेसिक्स पढ़े होंगे, उसके बाद आपको और अच्छा लगा होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बेसिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, तो वहां से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।